नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जो किसान आंदोलन के संबंध में कुछ और भी ये तथ्य सामने आ रहे हैं। ये राहुल गांधी जो है इस जो हमारी न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका जिसे कहते हैं, जुडिशरी जिसे कहते हैं, उसका अपमान करने पर यह तुला हुआ है। देश को जानना चाहिए और न्यायपालिका को भी जानना चाहिए कि इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस ने न्यायपालिका में अपने तत्वों को उसमें भर करके या दूसरे शब्दों में उसको दबाव में लेकर के अपने काफ़ी पापों को ढकवाया है। देखिए, जब ये बात भारतीय अवाम ताकत दल कह रहा है, इसका कतई मतलब नहीं है कि हमारी जो इतनी ताकतवर संस्था है न्यायपालिका और उसका जो शीर्ष जो है, उसका जो शीर्ष या अपेक्स बॉडी जो है सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पर कोई टिप्पणी है। ये चीज़ बार बार भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा स्पष्ट की गई है और आज पुनः कही जा रही है कि हमारे परम राष्ट्रभक्त और विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसी प्रकार हमारे परम राष्ट्रभक्त और विद्वान B.R. अम्बेडकर आज जैसे महापुरुषों द्वारा भारतीय संविधान की रचना करके इन बेहतरीन संस्थाओं की परिकल्पना की गई है और ये संस्थाएं विश्व स्तर पर सबसे बेहतरीन हैं। इसमें कोई शक नहीं है। भारत के संविधान को कोई भी गंभीरता से देखे, गौर से देखे और उसको जो है वो उसको विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखे तो इस न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो है वो न्यायपालिका की है, यानी जुडिशियल सुप्रीमेसी है। वो और लोग इसमें भी भरमाते हैं कि जो है सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट की है। नहीं, सर्वोच्चता जो है वो न्यायपालिका की ही है, सुप्रीम कोर्ट की ही है। और संविधान की जितनी भी किताबें हैं उनमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यह है। तो आज जब उसका स्वार्थ नहीं सध रहा है, यही राहुल गांधी, गद्दार राहुल गांधी, हमारे इतनी ताकतवर और इतनी पवित्र संस्था न्यायपालिका पर, सर्वोच्च न्यायालय पर का अपमान कर रहा है। और उसके जो तत्व हैं
इस किसान आंदोलन में वो भी अपमानित कर रहे हैं। ये देश में चीन की फंडिंग पर देश को कमजोर करने, आंदोलन करने और अराजकता फैलाने के जो एजेंट हैं, ये वाम दल, उसके भी प्रवक्ता आकर के टीवी चैनलों पर इसे सर्वोच्च न्यायालय को मुजरा कोर्ट कहते हैं, और कोई उसको सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहता है। इन सारी बातों का सर्वोच्च न्यायालय को, न्यायपालिका को संज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए, एक पुरानी मान्यता है, कहावत है कि कोई भी गुंडा हो, मवाली हो, अपराधी हो, वो तभी तक वो हैंकड़ी दिखाता है जब तक कि उसकी औकात दिखाई नहीं जाती है। अब सर्वोच्च न्यायालय भी इन मामलों पर खामोश है, और कायर प्रधानमंत्री मोदी तो है ही, जो कि इन सारी ताकतों के आगे घुटने टेक रहे हैं, और ये सरकार भी। देश को याद होगा कि 2014 में देश ने श्री मोदी को इसके लिए चुना था कि जो ये जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के लोगों ने इस देश का पैसा लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया है, उसको देश में वापस लाएंगे और देश के काम में लगाएंगे। चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री के बनने के बाद इतना तो श्री मोदी जी ने बड़ी तत्परता दिखाई, तमगा लूटा कि जिस कालाधन लाने के लिए एसआईटी का जो गठन किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उस गठन का जो पालन जो है सोनिया मनमोहन या यूपीए की सरकार ने नहीं किया था, जानबूझ करके, चूंकि उसको पता था कि यदि थोड़ा भी लिंक किसी भी जांच एजेंसी को मिल जाएगा तो यह बेनकाब होने में जरा भी देर नहीं लगेगी कि इन्हीं सबों का काला धन विदेश में है, तो इनकी लूट की कमाई भी वापस आ जाएगी देश में, और ये बेनकाब हो जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस एसआईटी के गठन, मतलब कि उस एसआईटी के कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद भी, जिसमें कि चेयरमैन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, को चेयरमैन भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, और उस एसआईटी में सदस्य के रूप में सीबीआई का डायरेक्टर, वो ईडी के चीफ, और जो सीबीडीटी के भी चीफ, इसी प्रकार जो है वो एसआईटी वाली जो बॉडी है सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था, लेकिन उस यूपीए या सोनिया मनमोहन की सरकार ने उसको लागू नहीं किया। तो इस श्री मोदी जी ने वो तमगा तो लूट लिया कि जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री के पद का भार संभाला, उसी दिन उन्होंने एसआईटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था, उसमें उन्होंने उसको नामांकित कर दिया कि एमबी शाह या एसबी शाह उसके अध्यक्ष, और अरिजीत प्रसाद उसके सह अध्यक्ष, और तो जो वर्किंग हैं आपके सीबीआई के डायरेक्टर और ईडी के चीफ, और भी सीबीडीटी के चीफ इत्यादि। इतना तमगा लूटने के बाद ये मोदी जी एक पैसा, अब वो एसआईटी ने
कितना पैसा लाई, इस पर पूरा सुट होकर बैठ गए मोदी जी। और उल्टे इन्हीं डाकुओं का, इन्हीं जेएनपीसी के द्वारा, राहुल के द्वारा, और राहुल ही नहीं बल्कि राहुल ने पूरे देश में फैला दिया था कि हमारे 15 लाख रुपए लाओ, 15 लाख रुपए लाओ। जरा देश इस परिदृश्य की, इस नज़ारे की विचित्रता को देखे, पिकुलियरिटी को देखे कि जिसने देश को लूटा वही उल्टे मोदी जी से कह रहा है कि हमारा जो है वो 15 लाख रुपए लाओ, 15 लाख रुपए लाओ, और ये उसको झेलते रहे। अब बाद में तो ये भी झेलते रहे कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। ऐसा मोदी जी क्यों कर रहे थे? यह पूरा देश को पूछना चाहिए था कि देश तो कमोबेश जानता ही है कि डाकू कौन है, लेकिन मोदी जी उस डाकू को देश के सामने डाकू के रूप में बेनकाब न हो, उल्टे ये आरोप भी उन्होंने उन्हीं डाकुओं के द्वारा स्वीकार किया कि 15 लाख रुपए लाओ, 15 लाख रुपए लाओ, और चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को जानने का हक प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहन को है। ये विचित्र स्थिति कि ये उसी तरह से है कि जैसे किसी डाकू ने किसी गांव को लूटा है, और वो डाकू गांव के किसी आदमी से कहे कि भाई तुम्हारा 100 रुपया दो, 100 रुपया दो, और वो डाकू ही उस गांव के आदमी को बोले कि तुम चोर हो, तुम चोर हो। वही स्थिति ये मोदी जी ने जेएनपीसी को बचाने के लिए, जेएनपीसी के पाप को ढकने के लिए ये कुकृत्य किया। और आज बीजेपी का कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं है। पूरा सुट हुआ है कि आखिर जिसका वादा 2014 के चुनाव में किया था, और मोदी जी ने खुद 2014 के संसदीय चुनाव के प्रचार में भोपाल में कहा था कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि एक भोपाल में लिख करके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य जो है दिल्ली तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ये मोदी जी पूरा केस पर लेकर बैठ गए, और वो जो कालाधन लाने की बात कहाँ है, बिल्कुल ये निकल गए, खा गए। तो सवाल इस बात का है कि इन देश के डाकुओं को, देश के जो भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री है, उसको मोदी जी क्यों बचा रहे हैं? मान लीजिए कि यदि थोड़ी भी कार्रवाई हो गई होती इन डाकुओं के द्वारा, जेएनपीसी के द्वारा लूटे गए कालाधन को वापस भारत में ला दिया गया होता, और इनको देश के भ्रष्टाचारी और डाकू के रूप में बेनकाब कर दिया होता, तो आज इनकी ये हैकड़ी होती। और ये राहुल जो है हर वक्त जो है झूठी बोलता है। देश को याद होना चाहिए कि करीब 2.5-3 साल पहले SC/ST एक्ट में कुछ संशोधन कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। उस संशोधन में यह था कि जो प्रावधान था कि बगैर जांच के, माने कि वो शिकायत होने पर ही बगैर जांच के गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस प्रावधान को उसने वो स्ट्राइक डाउन कर दिया, वो खारिज कर दिया। और उसने कहा कि भाई यदि कोई शिकायत होती है तो पहले जांच होगी, जांच में यदि कुछ तथ्य मिलता है तब इसके बाद गिरफ्तारी होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये खारिज किया, उसको ये मोदी, उसको ये राहुल पूरे देश में घूम करके दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया
कि मोदी जी ने SC/ST एक्ट मोदी जी ने SC/ST का आरक्षण ही खत्म कर दिया। और वो जो चंद्रशेखर है, वो SC/ST का नेता, या उसको रावण भी कहते हैं, इन दोनों ने मिल करके इतनी हिंसा फैलाई, इतनी अराजकता फैलाई कि देश भूला नहीं है। तो उस पर भी मोदी जी इस राहुल को बचाते रहे। अब देखिए, ये JNU के प्रांगण से ये नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये नारा या ये गद्दारी किसने की? कन्हैया कुमार ने अपने गिरोह के साथ, अब अपने गिरोह के द्वारा, अपने गैंग के द्वारा। ये मोदी जी और बीजेपी वाले राष्ट्रवाद की बहुत बात चलाते हैं और ये कहते हैं कि उनसे बढ़कर के कोई राष्ट्रवादी नहीं है। और इन्हीं के शासनकाल में JNU के प्रांगण से कोई सीधे चुनौती दे रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इनकी आत्मा को क्या हो गया, इनकी राजभक्ति को क्या हो गया कि कन्हैया कुमार इनको गद्दार नहीं दिखा। और गद्दारों का इलाज न्यायालय नहीं होता, कोर्ट नहीं होती है मोदी जी, ये आप जान लीजिए। गद्दारों का इलाज जो है उनको सेना के हवाले किया जाता है। इतनी छोटी सी बात आप समझ लीजिए। और उसके समर्थन में जो लोग आए भी, तो उसके समर्थन में यही राहुल आया था और केजरीवाल भी आया था, सीताराम येचुरी और डी राजा आए थे। यदि इन सबों को भी सेना के हवाले कर दिया गया होता तो फिर इस तरह की जो समस्या आ रही है कि कम्युनिस्ट वाले जो है मिलकर के हमेशा देश में अस्थिरता फैलाने का षड्यंत्र वो रच रहे हैं, इसकी नौबत ही नहीं आती। तो आपने अदालती प्रक्रिया के तहत जो है दिल्ली पुलिस को दे दिया चार्जशीट बनाने को। 36 महीने में चार्जशीट बनी और चार्जशीट बनने के बाद उस फाइल को लेकर फिर ये गद्दार केजरीवाल लेकर बैठ गया। तो जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, यदि उसके जब वो समर्थन किया था ये राहुल, गद्दार राहुल, और यदि उसको सेना के हवाले कर दिया गया होता तब भी ये नौबत नहीं आती। अब जरा सिलसिला उसका देखिए। अब इसके बाद वो अपने किसी नेता के द्वारा हमारे सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है, ये गद्दार राहुल। हमारे दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। गद्दारी जरा देखते जाइए मोदी जी। और डोकलाम के मुद्दे पर 2.5 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर जब भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति थी, तो अपने दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे मिलता है चोरी छुपे। देखिए, ये जो सारी बातें भारतीय जनता दल खुलासा कर रहा है, ये कायर जो बीजेपी वाले भी कहते हैं, लेकिन जब वो आक्रमण करता है राहुल, तब उसके जवाब में एज ए डिफेंसिव बचाव में कहते हैं सब। और दूसरी गद्दारी क्या है वो बीजेपी वालों की, कि यह इतना करने के बाद भी राहुल को गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो, इसकी साजिश कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि
देश के गद्दार तो हैं जेएनपीसी वाले, वामपंथ वाले, लेकिन इनको बचाने के लिए देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी कर रहे हैं बीजेपी वाले और ये मोदी जी। यही बात भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये बता रहा है, उनके सामने ये स्पष्ट कर रहा है। तो डोकलाम के मुद्दे पर जो है रात के 12 बजे चोरी छुपे मिलता है, और देखिए इस तथ्य को वो नड्डा महोदय कह रहे हैं, लेकिन कब, जबकि उसने एक झूठ अफवाह फैलाई तब। तो ये छिटपुट कहते हैं, छिटपुट कहने से ये सोचते हैं कि इनका बचाव हो जाएगा कि हमने भी कहा था। जरूरत इस बात की है कि यदि कोई देश का गद्दार हो, देश का दुश्मन हो, तो उसको 1 मिनट भी भारत की धरती पर नहीं होना चाहिए और नहीं होने देना चाहिए। ये थोड़ी सी यदि गैरत है मोदी जी में, तो इस बात को समझें। तो इसीलिए पिछले कुछ एपिसोड में बताया गया था कि कम से कम शुरुआत करिए कि ये राहुल और सोनिया प्रियंका को ये नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट करा करके, ताकि इससे पता चलेगा कि इनके मन में मंसूबा क्या है, देश के खिलाफ क्या सोच रहे हैं, क्या साजिश ये रच रहे हैं सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता वापसी के लिए। तो इनका जो है ये तीनों टेस्ट करा करके इनके मन में चल रहे मंसूबों को देश के सामने बेनकाब करके, और साथ में ये भी जो केजरीवाल भी है, केजरीवाल भी उतना ही गद्दार है, तो इसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और साइको टेस्ट करा करके एक ही कार्टून में पैक करके इटली भेजिए। ये जरूरत इस बात की है, ये बात मजाक की नहीं है, इसमें ये देश के लिए आवश्यक है। और यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो देश आपसे हिसाब लेगा। आप इस गुमान में मत रहिए कि आप जो चुनाव जीत रहे हैं वगैरह, आपकी लोकप्रियता भी घट रही है, ये जो है, और उसके घटने के संकेत भी मिल रहे हैं। तो गुमान में मत रहिए। जिस जनता ने आपको वहां पर बिठाया है, वही जनता आपको नीचे उतारेगी और हिसाब भी लेगी आपसे। और फिर इन कम्युनिस्टों, वाम दलों, कम से कम सीताराम येचुरी या डी राजा का वही पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट और नार्को टेस्ट करवा करके देश के सामने इनको बेनकाब करके, और उसी कार्टून में, एक ही कार्टून में जो कन्हैया कुमार को भी डाल करके पैक करके बीजिंग भेजिए। यहां से शुरुआत करिए। और यदि ऐसा कर दिया गया होता तो इसकी नौबतें नहीं आती। अब देखिए टीवी चैनलों पर आकर के सब बोलते हैं वो अकाली वाले कि हमको जो है वो हमको जो है मैंने इस किसान आंदोलन को खालिस्तानी बोला जाता है, देशद्रोही बोला जाता है। अरे अकालियों को जरा सा उनको अकल बताइए कि जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हों, झंडे वो फहरते हों, और जो है वो फंडिंग आ रही है। देखिए फंडिंग के विषय में ये मोदी और मोदी की सरकार बस डोभाल के भरोसे जो है इतनी बड़ी आपदा इतनी बड़ी जो कौन आपदा जो चारों ओर से जो रोड ब्लॉक है, लोगों का जीवन जो है बिल्कुल दुभर हो गया है, अस्त-व्यस्त हो गया है। इस समस्या के समाधान के लिए जो है वो डोभाल को लगाया हुआ है एनआईए और एनआईए को। तो एनआईए वो नोटिस दे रही है। नोटिस से ये जो अराजकता है जो यानी रोड को जाम करने की, उसे ये हल करना चाहते हैं। क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं
ये कायर मोदी और जो है ये बीजेपी वाले। कुछ तकनीकी कारणों से व्यवधान आ गया था, तो फिर से कहा जा रहा, हो सकता है कि कहीं कहीं पर आपको रिपीटिशन लगे। तो ये नेहरू जो है सुभाष बाबू को मरवा करके रूस के साइबेरिया के जंगलों में, और इसके बाद उनके परिवार पर जासूसी करवाया कि सुभाष बाबू का परिवार किससे मिलता है, किससे जुलता है, कहीं उस साजिश का कहीं उस साजिश का पता तो नहीं लग गया, भनक तो नहीं लगी, और यदि ऐसा है तो फिर कैसे उसको रोका जाए। और इसके बाद इस नेहरू ने एक झूठी कहानी रची कि नेताजी जो है वो वहाँ से जापान से चले थे हवाई जहाज़ से, और उनका हवाई जहाज़ ताइवान या फार्मूसा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस झूठी और रचित कहानी को विश्वसनीयता और सत्यता प्रदान करने के लिए इसने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज खोसला शाहनवाज के द्वारा जो है ठप्पा भी लगवाया। और उसी प्रकार वो गद्दार इंदिरा ने भी इसी झूठी और रचित कहानी को सत्यता और विश्वसनीयता देने के लिए, प्रदान करने के लिए उसने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज खोसला के द्वारा वो मुहर लगवाया। तो अब देखिए, ये मोदी महोदय को पौने 7 साल बीत गए, अब तक इनकी अकल में नहीं आया कि जो 23 जनवरी है, जो सुभाष बाबू का जन्मदिन जो है, इसको पराक्रम दिवस घोषित किया जाए। जब ये बंगाल का चुनाव आ रहा है तब ये नौटंकी ये शुरू की है। और इनसे दो कदम आगे वो ममता बनर्जी उनको वो नायक के रूप में वो करेगी, हम इनके जन्मदिन को नायक के रूप में मनाएंगे। ममता बनर्जी से यह देश पूछे कि ममता बनर्जी उसी मतलब कि 10-15 साल पहले ही उसी जेएनपीसी का ही हिस्सा थी, जो जेएनपीसी जो है वो नेहरू को पूजती है और देश से भी पूजवाती है। कौन? नेहरू, जिसने हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया भी, उनके परिवार पर वो जासूसी भी करवाया, और लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर के उस हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो आज भी राष्ट्रभक्ति के मामले में और वैसे भी हम सभी भारतीयों के दिलों पर राज करते हैं, उसको इस गद्दार नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया। एक दस्तावेज तैयार करवा करके, और उस दस्तावेज में यह प्रावधान भी डलवाया कि जब भी भारत में सुभाष बाबू पाए जाएं तो उनको पकड़ करके वो इंग्लैंड को सौंपना है। इतनी बड़ी गद्दारी किया इसने, नेहरू ने। तो उस नेहरू जो है उस गद्दार नेहरू को आदर्श मानती रही है ममता बनर्जी। तो यह देश के लोगों को बताए कि ममता बनर्जी उस गद्दार नेहरू के साथ में है, या झूठ मूठ का यह नाटक कर रही है उनको, वो सुभाष बाबू को नायक के रूप में। यह भी एक बहुत बड़ा देश का सवाल है। और ये सवाल जो है पूरे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन पूछे, और विशेष करके बंगाल में स्थित हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस गद्दार टीम जो है वो ममता बनर्जी से पूछे कि जो है
जो 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 इस गद्दार नेहरू को पूजती रही, 10-15 साल पहले से, और आज उसने साथ छोड़ दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि, और आज भी वो नेहरू का प्रकरण आएगा तो ये निश्चित है कि ये निश्चित है कि सुभाष चंद्र बोस की अपेक्षा यह ममता बनर्जी जो है नेहरू को ही प्रेफरेंस देगी, उस गद्दार नेहरू को ही। अब कोई इससे पूछे जरा, तो बात हो रही थी राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी जो है वो जो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रोपेगेंडा या झूठ की मशीन जो ग्लोबल टाइम्स है, उसकी सारी झूठी बातों को आधार बना करके ये राहुल भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में इस देश में वो माहौल बना रहा था। तो तब भी क्या मोदी जी इस राहुल को इस देश का सबसे बड़ा गद्दार आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सवाल इस बात का। और हर जब भी वो इसको मौका मिलता है राहुल को, तो ये हमेशा ये आतंकवादियों की भाषा बोलता है, ये हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलता है। इसीलिए पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जो मीडिया है, वो हमेशा इसी के वक्तव्यों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते रहते हैं। और अभी हाल में जो है ये एनडीटीवी का कोई है विष्णु सोम ने गलत एक आर्टिकल छापा कि अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर अंदर घुस करके वो सैटेलाइट की इमेज बताती है कि 4.5 किलोमीटर अंदर घुस करके चीन ने जो है गांव बना लिया है। बाद में पता चला कि वह जो जमीन जो है 1959 में ही जो है इस गद्दार नेहरू ने चीन को दे दिया था। इस बात को देश भी जाने और जेएनपीसी ने तो दिया ही है, और ये जो है कायर मोदी भी जाने, और उसी पर वो उसने गाँव बना दिया है। और इसके बाद उसने साथ कुछ ऐसे तैसे करके उसने अपने इस आर्टिकल को डिलीट भी कर दिया, मॉडिफाई भी कर दिया कि हाँ भाई ये जो है 1959 तो नहीं कहा, 1969 से ही ये चीन के कब्जे में है। भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि ये भारत विरोधी देश के गद्दार चैनल हैं, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक जैसे। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये सारे चैनल जो है जिस गद्दार जेएनपीसी के द्वारा स्थापित किए गए हैं, और वो गद्दार चैनल इस कायर मोदी के अधीन अभी भी चल रहे हैं। और जब भी इन सबों को मौका मिलता है देश के खिलाफ, यानी इसी देश में खाएंगे, इसी देश में रहेंगे, इसी देश की यानी सारी सुविधाओं को, सारे कानूनी और संवैधानिक प्रावधान का लाभ भी उठाएंगे, उसका इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन हमेशा इस देश के खिलाफ, क्योंकि फंडिंग उनको मिलती है विदेश से और चीन से। ये बात जो है कायर मोदी भी जानते हैं, उनकी सरकार भी जानती है, लेकिन उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में ये गद्दार किस्म के चैनल एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक जैसे चल रहे हैं। और उनके पत्रकार रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय और ये संदीप चौधरी, मानक गुप्त इत्यादि जो है हमेशा जो है देश विरोधी गतिविधियों में, और वो भी बड़ी सफाई से कर रहे हैं, वो भी इस कायर और गद्दार मोदी के शासनकाल में।
तो फिर उसी विष्णु सोम जो एनडीटीवी का था, उसी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर ये लगा झूठ बोलने भारत के खिलाफ। तो तभी ये सवाल उठता है कि मोदी जी इस राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार मानते हैं कि नहीं। अब इसके आगे सवाल ये उठता है कि जैसा कि पहले बताया गया है कि कोई भी अपराधी हो और इवन गुंडा हो, दादा हो, वो तभी तक हैंकड़ी दिखाता है जब तक कि उसको उसकी औकात दिखाई नहीं जाती है। सर्वोच्च न्यायालय से भारतीय जनता दल मांग करता है कि जो इसके गैंग रेप का जो केस है रायबरेली गेस्ट हाउस का, आदेश दे करके यानी उसको फिर से खुलवाए, जिसको इसने न्यायपालिका को दबाव में लेकर के अपने पक्ष में सारे केस को दबाया था। और यही जो है वो मुलायम सिंह की सरकार थी। तो मुलायम सिंह की सरकार और न्यायपालिका मिलकर के यानी पूरे इसके यानी गैंग रेप के केस को सब खा गए। और इसकी चर्चा जो है वो बीजेपी वाले भी नहीं करते हैं बचाने के लिए इसको, और कभी कर भी देंगे तो जब चुनाव आ गए तब बोलेंगे। तो उस केस को खुलवाइए और बेनकाब करिए कि यह जो है गैंग रेपिस्ट है। बाकी तो भारतीय जनता दल ने भी बताया कि यह गैंग रेपिस्ट ही नहीं बल्कि ड्रग स्मगलर भी है। ये चीज वो देश को बताई जाए और इसकी औकात दिखाई जाए। औकात नहीं, देश के बाहर किया जाए इसको। लेकिन ये भावना तो जो है वो देशभक्ति की भावना ये बताएगी, लेकिन ये गद्दार किस्म के बीजेपी गद्दार जो है वो मैंने ये मोदी जो है इसको पालेंगे। सवाल इस बात का सारे मीडिया वाले और टीवी चैनल वाले इस राहुल को गद्दार नहीं मानते हैं, उसको मानते हैं कि एक कांग्रेस का नेता है या विरोध पक्ष का नेता है। इस तरह से मानना ही देश के खिलाफ सबसे बड़ी गद्दारी है, उसके पापों को ढकना। और ये सब तो मैंने जो एनडीटीवी और आज तक और जो है न्यूज़ 24 वाले तो गद्दार हैं ही इस देश के। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये जी न्यूज़ वाला किस सफाई से नेहरू के गद्दारी के पापों को ढकता है, वो अगले वो ढकता है। इसको भी बताना बहुत जरूरी है। और किसी दिन यही जो वो चलाता है आपका डीएनए, डेली न्यूज एंड एनालिसिस, सुधीर चौधरी, हाँ, वो नेहरू के विषय में कोई प्रकरण आया था नेहरू के विषय में, तिब्बत का नाम ले लिया और जो है जो 62 की लड़ाई का नाम ले लिया। ये नहीं कह रहा है कि तिब्बत को जब ये कम्युनिस्ट वाले नरसंहार के द्वारा कब्जा करना चाह रहे थे, और इस चीज को भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि मैंने इसी यूट्यूब के माध्यम से कि जब वो यानी नरसंहार के द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है तिब्बत को कब्जा करना चाह रही थी, तो ये गद्दार नेहरू जा रही थी, तो वहाँ से एक वो शिष्टमंडल आया मिलने के लिए नेहरू से कि हम भारत में मिलना चाहते हैं ताकि मेरी उससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से या चीन की जो नरसंहारी जो है उसके आक्रमण से हमारी रक्षा हो सके। उस शिष्टमंडल को उस शिष्टमंडल से ये गद्दार नेहरू मिला नहीं।
उनको 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 वेट करवाता रहा, उनको वो इंतजार करवाता रहा। और फिर उसने अपने ही एक चमचे गद्दार जो है के.एम. पनिकर के द्वारा एक चिट्ठी लिखा माओ त्से तुंग को कि भारत जो है तिब्बत के ऊपर चीन की सॉवरेंटी को या चीन की संप्रभुता को मानता है। यानी तिब्बत जो तिब्बत का शिष्टमंडल आया था कि तिब्बत को भारत में मिलाया जाए, ये गद्दार नेहरू चिट्ठी लिख करके के.एम. पनिकर के जरिए उस तिब्बत को चीन के हवाले करता है। इस पर नहीं बोला इस पर ये गद्दार सुधीर चौधरी ने नहीं बोला। और फिर आक्रमण कब करना है, इसलिए कि जब आक्रमण कर रहा था तो उसी समय ये गद्दार नेहरू उस चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है बनाना चाह रहा था। तो इसने उसको मना किया, गद्दार नेहरू ने चीन को मना किया या माओ त्से तुंग को मना किया कि अभी रुक जाओ, पहले तुमको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवा देते हैं, इसके बाद तुम कब्जा करो तिब्बत पर। इसलिए कि तुम इस तरह इसमें ये हरकत करोगे तो खास करके ब्रिटेन वाले, अमेरिका वाले, फ्रांस वाले जो है वो विरोध करेंगे। तो इसी की सलाह पर, इसी गद्दार नेहरू की सलाह पर वो चीन रुक गया, उसको जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवा दिया। इसके बाद कहा कि अब तुम कब्जा करो। और तो रिपोर्ट तो ऐसी आई है कि तिब्बत में चावल नहीं होता है। उस चीन की सेना के लिए, जो सेना तिब्बत पर कब्जा कर रही थी, कौन तिब्बत जो भारत में मिल रहा था, उस चीनी सेना के लिए इस गद्दार नेहरू ने चावल भी भिजवाया था। देखिए ना गद्दारी, उसको ये गद्दार सुधीर चौधरी नहीं बता रहा है। और जहां भी इस तरह की बात आती थी, जैसे कि इस नेहरू ने 62 की चढ़ाई, 62 का जो सन 1962 का जो चीन के साथ जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बहाने भारत की खुद की जमीन, तिब्बत तो दे दिया, भारत की खुद की जमीन करीब 40,000 वर्ग मील चीन को दे दिया। और जब पूछा गया तो कह रहा कि अरे वो गया, वो हिस्सा भारत का चला गया तो क्या हुआ, वहां तो एक घास भी नहीं उगती। ये समझने वाली बात है कि उस समय पूरा इस तरह से बने कि स्टैंड स्टिल और नंबनेस, यानी कोई विरोध नहीं किया। और एक नाम मात्र का विरोध किया, वो जो कौन महावीर त्यागी, वो भी बहुत दबी हुई जबान से कि उसने कहा कि मेरे भी सिर पर कोई बाल नहीं है, तो क्या इसको भी हम चीन को दे दें। जवाब ये होना चाहिए कि अरे गद्दार नेहरू, तुम्हारे भी सिर पर बाल नहीं है, तो क्या तुम्हारे भी सिर को काट करके चीन को दिया जाए। तो उसको ये गद्दार जो है सुधीर चौधरी जो है वो नहीं कर रहा। बस जहां भी इस तरह का प्रकरण आता था, बोलता था हमसे गलती हो गई, हमने जो है वो मतलब कि हमसे गलती हो गई और हमने जो है 40,000 वर्ग मील चीन को दे दिया। अरे 40,000 वर्ग मील हमने नहीं दिया, सुधीर चौधरी ने नहीं दिया, गद्दार नेहरू ने दिया। लेकिन गद्दार नेहरू ने दिया या सुधीर चौधरी नहीं बोला था हमने। तो इसी तरह के धोखेबाज वाक्य शब्दों से या वाक्य रचनाओं से सुधीर चौधरी जैसे देश के गद्दार जो है
नेहरू के गद्दारी के पापों को छुपाने की साजिश करते हैं। तो ये समस्या बड़ी गंभीर है। यानी जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो देश में अराजकता जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उसको उनको बचाने की साजिश जो है ये बीजेपी भी खुद कर रही है, मोदी जी भी कर रहे हैं, ये चैनल वाले भी कर रहे हैं, और जो अपने बहुत राष्ट्रभक्त कहते हैं जी न्यूज जैसे, ये भी। बाकी तो सब गद्दार है, ओपनली गद्दार। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। और इसका नतीजा देखिए, जब ये भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम से इसे नकली और छली और कपटी राष्ट्रवादी मोदी और बीजेपी को बेनकाब कर रहा है देश के हित में, तो ये बीजेपी वाले राहुल के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, खालिस्तानियों के खिलाफ ये प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये मैंने गुंडों की भाषा, गुंडा मवाली को पढ़ा करके भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी के पास वो भद्दी गालियों के साथ भेज रहे हैं। हो सकता है कि ये इस तथ्य का जब मुकाबला हो तो मुकर भी जाए, इसलिए कि बीजेपी के लोग भी मुकरने में, झूठ बोलने में लगभग जो है वही चरित्र है जो जेएनपीसी वालों का। ये मुकर भी जाए, लेकिन ये जो है जेएनपीसी के राहुल, सोनिया, प्रियंका के खिलाफ वो जो के खिलाफ जो है प्रदर्शन नहीं करेंगे, कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, बीजेपी वाले और अलबत्ता वह असामाजिक तत्वों को, गुंडे मवालियों को सिखा करके भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों को धमकाने के लिए और भद्दी गालियों के लिए, ये इनका चरित्र है, ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत है, ये इनके भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की असलियत है। देश के लोग जाने इसको। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।